सभी साथियों को नमस्कार। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया होगा। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कि एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, इनकी डिस्कवरी और इनके बारे में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था जे जे थॉमसन का मॉडल। और दूसरा हमने जो पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का मॉडल। उसमें कुछ कमियां थी, उसके बाद में मैंने कल आपसे बात करी थी और इनके बीच में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कुछ करवाए गए थे। इसमें जो रदरफोर्ड मॉडल में कमियां थी उनको रेक्टिफाई किया था बोहर ने। तो आज हम बोहर का मॉडल पढ़ेंगे कि बोहर ने वो जो कमी थी रदरफोर्ड के मॉडल में वो कैसे रेक्टिफाई की थी। अगर आपने पहला लेक्चर देख लिया है तो ठीक है, नहीं अगर आपने देखा है तो आप एक बार पहले फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद में इस लेक्चर को देखना। और ये वाला लेक्चर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोहर के एटॉमिक मॉडल से। तो जो आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो टॉपिक हम आज कवर करेंगे, ठीक है, जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो टॉपिक है हमारे पास में। एक तो पहला है कि बोहर का एटॉमिक मॉडल कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक है कि सेल क्या होते हैं, सब सेल क्या होते हैं और ऑर्बिटल क्या होते हैं। ये इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या है। और एक मैं आपको बताऊंगा डे ब्रॉगली की हाइपोथेसिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं एक केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। तो हम आगे इस टॉपिक की ओर बात करते हैं। और आप अगर पीजीटी केमिस्ट्री किसी भी स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आप किसी भी स्टेट में आप तैयारी कर रहे हैं या अगर आप एलटी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं या केमिस्ट्री का कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सीरीज बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो हम अब ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास में कि बोहर का एटॉमिक मॉडल। अब बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है हमने पहले से इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। 1913 में आया था। रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको रेक्टिफाई किया था इन्होंने। तो ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है प्लांक की क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है, ठीक है। और ये जो वैलिड है, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, इट्स वैलिड फॉर ओनली वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, लाइक जिनके पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम प्लस के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और लिथियम जो 2 प्लस है उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो मॉडल है मोस्टली जो चलता है ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ही बेस्ड है कि एक इलेक्ट्रॉन होगा उसी पे ही क्या चलेगा, बोहर का एटॉमिक मॉडल अप्लाई होगा। सारे मॉडल सारे पर नहीं होगा, सिर्फ जिनके पास क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो इनके जो हम बोलेंगे ये एक अजम्पशन बोल सकते हैं, या इन्होंने जो क्या लिया अपने जो तीन मेजर पॉइंट थे अपनी इनकी जो थ्योरी थी उसमें क्या था कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करता है, जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है। और क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। जैसे रदरफोर्ड ने बोल दिया था कि वो किसी भी पाथ में घूम लेगा। जैसे यहाँ न्यूक्लियस है तो उसने बोल दिया था कहीं भी घूम सकता है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने कहा कि क्या वो फिक्स पाथ में घूमेगा, या तो यहाँ घूमेगा या यहाँ घूमेगा, यहाँ बीच में कहीं नहीं। तो अब ध्यान रखना, जो ये जिन पाथ में घूमता है इन्हीं को नाम दिया था उन्होंने, क्या दिया था, सेल। इन्हीं को क्या नाम दिया था, सेल नाम दिया था। ध्यान रखना, जो जो सर्कुलर पाथ हैं इनको क्या नाम दिया था, सेल दिया था। दूसरी बात उन्होंने बोला था कि पहली बात तो बोल दी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसमें, फिक्स सर्कुलर पाथ में, और वहां पे एनर्जी रेडिएट नहीं करता है क्योंकि वहां पे वो स्टेबल मान के चलता है कि वो क्या है, वहां पे कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है। दूसरा हमारे पास में क्या है, सेकंड था, उन्होंने क्वांटाइजेशन कंडीशन बोली थी। क्वांटाइजेशन कंडीशन में क्या बोला था कि जो उनका एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या, वो क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, कंजर्व मतलब क्या होता है, स्थिर होता है, मतलब चेंज नहीं होता है। जैसे आप क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन का जो एम वी आर, एम क्या हो गया, मास, ये वेलोसिटी हो गई, और ये क्या होगी, रेडियस। ये किसके बराबर होगा, एन एच अपॉन टू पाई। एच क्या है हमारे पास, प्लांक का कांस्टेंट है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी कि ये क्या होता है, ये कंजर्व होता है। वी क्या है, वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी है, और आर क्या है, उसकी त्रिज्या है, रेडियस बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, एन एच अपॉन टू पाई के बराबर होगा। और यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो इंटीजर में होगी, 1 2 3, यानी कि मतलब क्या, ये फ्रैक्शन में नहीं होगी या पॉइंट में नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट था उनका, थर्ड पॉइंट में उन्होंने बोला था कि अगर क्या होगा कि कोई
एनर्जी ट्रांजिशन जो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन अगर क्या होगा, लोअर ट्रांजिशन मतलब एब्जॉर्प्शन लोअर होगा तो किस में होगा, हायर ऑर्बिट में। और इमिशन क्या अगर आपका हायर है तो क्या होगा, लोअर ऑर्बिट में। इसका मतलब मैं आपको सीधा बताता हूँ, इस पे इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको क्या करना है, सपोज लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और वो एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है, आपने उसको एनर्जी दी तो वो क्या होगा, अपने हायर ऑर्बिट में जाएगा। उसके बाद में क्या, उसको क्या बोले, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा, लोअर से हायर में जाएगा। यहाँ से लिखा है लोअर ऑर्बिट से कहाँ जाएगा, हायर ऑर्बिट में जाएगा। और इमिशन का क्या मतलब है, इमिशन का मतलब है सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा और क्या होगा, नीचे वाली में आएगा। तो यहाँ पे लिखवाया है कि लोअर से कहाँ जाएगा, हायर ऑर्बिट में जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक जो पहली सेल से उससे ऊपर वाली सेल में जाएगा, या यहाँ से यहाँ जा सकता है, या यहाँ से यहाँ जा सकता है, या यहाँ से यहाँ जा सकता है, या यहाँ से यहाँ कहीं भी जा सकता है। और इमिशन का मतलब क्या होगा, जब वो क्या करे, ऊपर वाली सेल से क्या होगा, अंदर वाली सेल में जाए। तो यहाँ पे क्या करेगा, जब एब्जॉर्प्शन होगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इमिशन होगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करते हुए चलेगा। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा ई जो होता है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, और वो किसके बराबर होता है, एच न्यू के बराबर। इसको हम ऐसा लिखते हैं, डेल्टा ई बराबर जो होता है, ठीक है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, जहां पे ई होगा तो इसको क्या बोलते हैं, ये किसके बराबर होता है, एच न्यू, जितने तुमने एनर्जी दी है, ठीक है। अब इसमें काफी जो डेरिवेशन वगैरह होता है कि मतलब जो डिराइव किया था बोहर ने, कि बोहर के मॉडल को डिराइव करते हैं तो उन्होंने क्या बोला था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि कितना होता है, एम यू स्क्वायर अपॉन आर होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। आप लोगों को ये सब कुछ ना डेरिवेशन याद रखना है ना कुछ याद रखना है, सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि क्या होता है। अब क्या है कि हमें जो डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है ना, हमें डेरिवेशन की जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि हमें क्या देना है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर चाहिए हम लोगों को। तो हमें डेरिवेशन का मतलब लेना देना हमको है नहीं, डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्या फॉर्मूले क्या है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन दिया है कि अगर आपको किसी को कुछ समझ में ना आए या प्रॉब्लम हो कि क्वांटाइजेशन कंडीशन में क्या है, कि जो ये ऊपर थी, जो हमने अभी ऊपर लिया था एम यू आर इक्वल टू के जो वैल्यू ली थी, जो दोनों सेंटीमीटर फोर्स और वगैरह से, इन सब से हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं रेडियस की। किसकी निकालती हैं, रेडियस की वैल्यू निकालते हैं, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट की वैल्यू निकालते हैं, जो कि इतनी आती है, आर एन बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। लेकिन हमको ये भी याद नहीं रखनी है। अब आप बोलोगे सर ये सब कुछ याद नहीं रखना, तो हमको क्या याद रखना है। आपको मैंने यहाँ पे दे रखा है कि एग्जाम के लिए जो शॉर्टकट है आपके लिए, जो मेमोराइज आपको रखना है, तो ध्यान रखना है आपको क्या रखना है याद आपको, ये जो है आपका, कि बोहर की जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी आपकी, आर एन बराबर जीरो माइनस आर एन बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ सेल, किस सेल में है हमारे पास में, और जेड क्या है हमारे पास में उसका, आप ये बोल सकते हो एटॉमिक नंबर, या जो उसका परमाणु क्रमांक है हिंदी में अगर बोलेंगे, ठीक है। तो जो इसका ट्रेंड है कि रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एन स्क्वायर, और रेडियस के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये भी ध्यान रखना होता है आपको कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है कि रेडियस की वैल्यू किसके बराबर होगी, इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड के बराबर होगी। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी याद कर लेते हैं, 0.5 गुणा गया एन स्क्वायर अपॉन जेड, इतना एंगस्ट्रॉम होता है। और इस पर बेस्ड कई क्वेश्चन आ रखे हैं पहले। इतना भी अगर आप याद रखो, लेकिन पूरा याद रखोगे तो ज्यादा एक्यूरेट आपका आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे भी करके आप याद रख सकते हो 0.5, या हाफ 1/2 करके भी आप याद कर सकते हो। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं और इसको याद भी आपको रखना ही है। नेक्स्ट है हमारे पास कि विलोसिटी, नेक्स्ट हमारे पास में आएगी। एक सेकंड, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास है, अभी हमने बात कर ली थी किस चीज की, हमने बात कर ली थी जो इसकी रेडियस थी। अब हमारे पास हम दूसरा हम बात करेंगे एनर्जी और वेलोसिटी की। तो आपको सेम टू सेम वही चीजें हैं, डेरिवेशन पे हमें फोकस नहीं करना है। हमें क्या ध्यान रखना है, एनर्जी और वेलोसिटी का लास्ट फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला जो आता है डेरिवेशन से वो ये आता है। सारे कांस्टेंट की जब हम वैल्यू रख देते हैं तो उसके बाद में जो शॉर्टकट आता है, शॉर्टकट या जो आपको याद रखना है, जो क्या बोलते हैं वेलोसिटी की, जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है,
तो वेलोसिटी कितनी होगी, वो होगी हमारी जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड अपॉन एन। जेड आपको पता है क्या है, एटॉमिक नंबर है, एन क्या है, नंबर ऑफ सेल है, ठीक है। ये हमारे पास में ये दो फॉर्मूले आपको ये याद होना चाहिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड हमारे पास में क्या है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो जो रिलेशन है टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। उससे हमें मतलब नहीं है, हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है इस चीज को, जो एनर्जी की वैल्यू है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी की जो वैल्यू आती है जहां से क्वेश्चन आते हैं, एनर्जी की वैल्यू तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब आपके पास नेक्स्ट हमारे पास में जो आता है कि क्या है वैल्यू, तो ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आपको दे रखा है तो ये वैल्यूज हैं आपके पास में कि आप उसको क्या कर सकते हो, ये यूनिट्स जो हैं, जूल की जो यूनिट है कि इतने -2.18 जेड स्क्वायर पर एन स्क्वायर जूल पर एटम। पर मेरे हिसाब से आप लोग इसी को याद रखो, यही वाला आप याद रखना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो मैंने अभी तक सॉल्व किए हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही सॉल्व किए हैं, इनमें से कम आते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप ये दोनों फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है वो जूल पर एटम में है, और ये वाला जो फॉर्मूला है वो किलो जूल पर मोल में है, कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ठीक है। -2.18 इंटू 10⁻16 जेड स्क्वायर पर एन स्क्वायर जूल पर एटम। फॉर्मूला सेम ही है, उन्हीं का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, ये एनर्जी का ही फॉर्मूला है। लेकिन अगर आप इसको याद रखते हैं तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि क्या ज्यादातर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही पूछे गए हैं। यहाँ से कमी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इससे कभी कभार पूछ लेता है, जूल पर एटम से पूछ लेता है। तो ये भी अगर आप याद रख लें कि -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। अब नेक्स्ट है हमारे पास में कि आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है। जनरली हाइड्रोजन की कंपैरिजन में या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बेस पे पूछता है, तो वो होती है, यहाँ ध्यान रखना, ये माइनस में होती है वैल्यू, ये गड़बड़ी मत करना। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, प्लस में होती है, क्योंकि देनी पड़ती है, +13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में हमने ने आपको तीन फॉर्मूले बता दिए, एक फॉर्मूला बताया रेडियस का, एक बताया वेलोसिटी का, और एक बताया मैंने आपको क्या, एक बताया मैंने आप लोग को एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आप अगर आप नोट बना रहे हो तो इनके नोट्स अच्छे से कर लो। अब क्या हुआ कि जब बोहर ने दे दिया अपनी थ्योरी वगैरह दे दी, सारा सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, तो इनके जो अचीवमेंट्स हैं, और आपको पता ही है कि इनकी क्या थी, कुछ लिमिटेशन भी थी बोहर मॉडल की, ठीक है। तो इनकी जो पहली अचीवमेंट थी, इन्होंने पहला जो बता दिया कि एक्सप्लेन कर दिया बढ़िया तरीके से कि एटम कैसे स्टेबल हो रहा है, जो रदरफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने एक चीज तो अच्छी कर दी कि एक्सप्लेन स्टेबिलिटी को बता दिया कि इन्होंने स्टेबिलिटी कैसे बताई, स्टेबिलिटी इस तरीके से बताई कि मतलब जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है या सेल में घूमता है, मतलब तो उसकी एनर्जी क्या नहीं होती, लॉस नहीं होती है। तो ये तो इनका सही हो गया। दूसरी बात जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम था जो हाइड्रोजन का, लाइन स्पेक्ट्रम को क्या कर दिया था, लाइमन बार्मर सीरीज वाला जो होता है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, उसको भी क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरा तीसरा पॉइंट इनका तो क्या था कि जो रिडबर्ग कांस्टेंट को इन्होंने क्या किया था, कैलकुलेट किया था। आपके लिए जो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या स्टेबिलिटी ऑफ एटम किया था, और लाइन स्पेक्ट्रम को इन्होंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन, लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अब लिमिटेशन क्या थी इनकी, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इनका, जो एग्जाम के लिए फोकस है आपको करना है, कि इनका जो मॉडल है वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, जिनमें क्या हो, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले सिस्टम पे लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि सबके लिए ही होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे क्या होता है, फंसता है आदमी। दूसरा है कि एक दिक्कत इसमें और भी थी, जो ये वाला स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम, इसमें क्या होता है कि अगर आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड में इसको ले जाओगे, तो क्या हो जाती है, जो स्पेक्ट्रम की लाइन से वो स्प्लिट हो जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीमान इफेक्ट बोलते हैं, ध्यान रखना। इसको याद रखने के लिए मैं आपको बता दूंगा कि क्या कैसे याद रखना है। जो स्पेक्ट्रम की लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती है, उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो ये पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा इफेक्ट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो याद रखना, आपने आयरन मैन वगैरह देखी होगी तो उसमें नाम था टोनी स्टार्क। बट ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, टोनी स्टार्क के नाम से आप जानते होंगे, टोनी स्टार्क। अब आपको पता है वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम करता था, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही, तो क्या, स्टार्क इफेक्ट। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा तो जीमान इफेक्ट। और वैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, कई बार पूछा जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास में कि इसने क्या नहीं करा था, इसका जो मॉडल था वो 2D में था, 2D मॉडल था, ठीक है। इसने 3D शेप की बात ही नहीं करी। अब हम देखते हैं कि 2D में मॉडल था, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका मॉडल कैसा था, ऐसा था बस, ये गोला गोला बना के इसने छोड़ दिया। गोला नहीं, मतलब ये क्या बोलते हैं, आप हिंदी में बोलेंगे तो वृत्त बोलेंगे, और इंग्लिश में बोलेंगे तो सर्कल बोलेंगे। इसने 3D की बात नहीं करी है कहीं नहीं, सिर्फ क्या बोला, 2D में ही कैलकुलेशन करी है पूरी, ठीक है। और नेक्स्ट इसने क्या किया था, जो सारी कैलकुलेशन बिठा दी, सब कुछ कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि हम लोग पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता है, हमने हाइजेनबर्ग को भी पढ़ रखा था, इन्होंने सारी कैलकुलेशन कर दी कि मतलब क्या इलेक्ट्रॉन वगैरह कहाँ पे होगा एग्जैक्ट वगैरह। तो इन्होंने क्या किया था, चौथा जो पॉइंट है, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की क्या कर दी थी, उस रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, फिक्स, मतलब ये आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन ये 4 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कि चौथा क्या था, इन्होंने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी में, हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था, हाइजेनबर्ग ने बोला था कि अगर कोई भी स्मॉल पार्टिकल है और वो मूवेबल पार्टिकल है, तो उसकी क्या, हम एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब एग्जैक्ट हम उसकी स्थिति, पोजीशन, आपने पढ़ा होगा कि पोजीशन और उसका क्या, स्पीड, ठीक है, पोजीशन और स्पीड दोनों का हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं एक साथ में, लेकिन इन्होंने तो कर दिया, इन्होंने स्पीड भी बता दिया और उसकी लोकेशन भी ट्रैक कर दी, तो वो क्या हुई, बाद में क्या हुआ, इसके किसमें, लिमिटेशन में आ गया, ठीक है। तो ये इनकी लिमिटेशन थी, ये आपको याद होनी चाहिए। और वो जो दो तीन फॉर्मेट थे, वो इन पे बेस्ड एमसीक्यू बनते हैं, जिसमें से अगर आपको पूरे तरीके से पता है तो उसके बाद में ही तभी जाके क्या होगा, कुछ क्लियरिटी बनेगी। अब देखो, इसके जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कि जो क्या होता है, द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाथ वेरीज बिटवीन अ मैक्सिमम एंड अ मिनिमम वैल्यू, व्हिच इज दिस। देखो ये पढ़ा नहीं जाता, लेकिन बहुत जब पहले यूपी बोर्ड होता था उसमें पढ़ाया जाता था, तो इसका आंसर है सुमरफील्ड। तो ये आ रखा है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, तो मैंने इसको डाल दिया, वैसे हमारे हमने इसको नहीं पढ़ा है, लेकिन ध्यान रखना कि इन्होंने क्या बोला था कि जो वो इलेक्ट्रॉन का पाथ है, वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है उसकी जब वो घूमता है, तो ये बोला था सोमरफील्ड ने, इन्होंने नहीं बोला था, ठीक है। अब ध्यान रखना, नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज। अब ध्यान रखना, जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन, जो अगर वो क्या करता है, न्यूक्लियस के सराउंड में घूमता रहता है, तो उसकी एनर्जी थोड़ा लेस देन जीरो होती है, पॉजिटिव नहीं होती, थोड़ा सा कम होती है, हल्की सी लेस देन होती है, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास में, वो है बोहर का मॉडल एक्सप्लेन किसका स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है। तो आपको पता है वो एक वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को करता है, और ध्यान रखना वो जनरली किसका था, हाइड्रोजन का ही था, जो पहले हुआ था। नहीं तो आपको आंसर क्या है, आपका क्या है कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले को एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में कि चलो ये वाला क्वेश्चन अभी अभी ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि इसमें डी ब्रॉगली वाला आ रखा है, तो अभी आपको ये वाला नहीं करना है। बाकी ये तीन क्वेश्चन क्या थे, प्रीवियस ईयर में आए थे, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे पास। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर, जब ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, उसके बाद में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको करवाऊंगा। अब हमारे पास में जब हमने बोहर को पढ़ लिया, बोहर को हमने कंप्लीट कर लिया कि बोहर का मॉडल क्या है, तो अब जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सेल क्या है और सब सेल क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एटम के अंदर होता है सेल, जिसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, सब सेल होता है, और सब सेल के अंदर क्या होता है, हमारा ऑर्बिटल होता है। कुछ कुछ लोग सब सेल और ऑर्बिटल को एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको इसको समझाऊंगा। देखो जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा कि एटम है, सपोज करो, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कार्बन की, कार्बन हमारा बहुत फेमस एग्जांपल है, और इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेता हूँ, 1s2, 2s2 और 2p2, क्योंकि आपको पता है कि भाई कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। तो अब आप बोलोगे सर कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो ध्यान रखना, तो इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अभी हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, और मतलब कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो मैं अभी आपको सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्या है इसका मतलब। अब देखो एक्चुअल में अगर हम इसका बनाते हैं, जो बोहर के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो पहले वाले में आपने पता है दो होंगे, और दूसरे वाले सेल में कितने होंगे हमारे पास, दो सॉरी, पहले वाले में दो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, और दूसरे वाले में सेल में कितने, एक, दो, तीन और चार इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा करके हम दिखाते हैं, तो हमारे माइंड में यही रहता है। तो ध्यान रखना, जो एटम ये दिख रही है आपको, ये सेल है, ठीक है। सेल क्या होता है, एक सर्कुलर पाथवे होता है, सेल क्या होता है, एक सर्कुलर पाथवे होता है, सर्कुलर पाथवे अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द
न्यूक्लियस, ये बहुत कंफ्यूजन हो जाती है बहुत सारे बच्चों को, ये सेल बोलते हैं इसको या ऑर्बिट बोलते हैं। जहां क्या होता है, वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है आपका, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में सब सेल। अब ये सब सेल वगैरह कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये यहाँ पे सिर्फ मैंने एक हिंट दे रखी है। जब मैं आपको समझाऊंगा क्या क्वांटम नंबर वगैरह बताऊंगा तो तब बताऊंगा कि सब सेल कैसे होता है। ऑर्बिटल क्या चीज है, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऑर्बिटल क्या है। तो ऑर्बिटल क्या होता है हमारे पास में, ऑर्बिटल में हमारे पास में आता है कि ये क्या होता है, ये तो सिर्फ सर्कुलर पाथवे है, और ये थ्री डायमेंशनल रीजन होता है, ये क्षेत्र होता है, थ्री डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। समझ में आ रही बात, कितनी होती है इसकी, मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। समझ में आ रही बात। तो ये क्या होता है आपका, ऑर्बिटल होता है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता दूं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्बिट क्या है और ऑर्बिटल क्या है। तो ऑर्बिट क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है आपका, तो ये टू डायमेंशन की बात करता है। और ऑर्बिटल किसकी बात करता है, थ्री डायमेंशन की बात करता है। समझ में आई बात आपको, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ें, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं क्वांटम नंबर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा क्वांटम नंबर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि क्वांटम नंबर कितनी होती है हमारे पास में, तो हमारे पास में कितने, चार क्वांटम नंबर होते हैं। हमारे पास में कितने होते हैं, चार क्वांटम नंबर होते हैं, फोर क्वांटम नंबर हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं, चार क्वांटम नंबर हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं। तो जिसमें से हमारा पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन क्या बताया, नंबर ऑफ सेल बताता है कि कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी कार्बन से बता देता हूँ कि मतलब क्या है, 1s2, 2s2, 2p2। अब ध्यान रखना, अगर हमको इसका देखना है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से वाले में गया, सबसे ऊपर वाले में गया, तो यहाँ देखना इसका क्या है, इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो कितना होगा, टू होगा। यानी कि जो एन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो यहाँ एन की वैल्यू वन है, यहाँ टू है, यहाँ क्या है, थ्री है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये क्या बताता है, ये बताता है सेल, क्या बताता है, सेल। ये भी एक प्रकार का क्या है, एक मॉडल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। तो क्वांटम का मॉडल टाइप का आप इसे समझ लो, कि ध्यान रखना, जो सबसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसको क्या बोलते हैं, जो सेल में क्या होगा, सबसे ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आता है, सेकंड पॉइंट जो आता है आपका, एजीमुथल क्वांटम नंबर आता है, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एल से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है 0 to n-1 होती है। वैसे इसकी एक मैं पूरी क्लास लूंगा आपकी, कि क्वांटम जो नंबर्स हैं चारों क्वांटम नंबर की, पर यहाँ पे मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको कि क्या होता है कि सेल किससे लेना देना है, सेल का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, और जो सब सेल का लेना देना है वो किससे लेना देना होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या शो करता है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या शो करता है, सब सेल को डिनोट करता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिनोट करता है, आपका सेल को डिनोट करता है। तो ये मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम जो बढ़ते हैं उसमें क्या है कि सब सेल की कैपेसिटी क्या होती है, और कितना उसको क्या होता है, कि सब सेल क्या है और क्या कितने उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो हमारे पास में आपको पता है चार सब सेल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। और ध्यान रखना, इसकी जो एल वैल्यू होती है, अभी मैंने बताया था एल किसको बोलते हैं हम लोग, एजीमुथल क्वांटम नंबर को बोलते हैं। इनकी वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3, ये सब हम जानते हैं। और
2l+1 की वैल्यू आपको पता है, l की वैल्यू 0 है, तो 2+1 कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये 1 हो जाएगा। इसके लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके लिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके लिए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपको बस l की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ l की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए 0 हो जाएगी। इस वाले फॉर्मूले में अगर आप पुट करोगे तो देखो 2 × 0+1, तो कितना आ जाएगा आपका, 2 × 0 0 हो जाएगा। तो क्या क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जैसे सपोज करो इसके लिए हम यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × अब देखो कितना है, एल की वैल्यू 1, तो प्लस कितना हो जाएगा आपका 1। अब 2 × 1 कितना हो जाएगा भाई हमारा, 2 हो जाएगा। 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 आ गया। ऐसे करके 5 7। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो ये आया है 2l+1, इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, डबल कर सकते हैं। तो वो क्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, इसमें कितना होता है 6, इसमें 5 दूना 10, जो आप इसमें क्या होता है 14, जो आप बनाते हो वो डब्बे डब्बे बनाते हो ना आप, ऐसे जिनको आप बोलते हो ऑर्बिटल। जैसे एस में कितना होता है 1, पी में कितने होते हैं हमारे पास 3, और डी में कितने होते हैं हमारे पास 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। और जो एफ होता है हमारे पास में, उसमें कितने होते हैं 7 होते हैं। ये सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कहाँ से ये आते हैं। तो वो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये क्या हो गया, ये एस हो गया, ये पी हो गया, ये डी हो गया, और ये एफ हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुन लेना, ये जो है ये एस सबसेल है, यार ये क्या है, पी सबसेल है। लेकिन इसके अंदर जो एक ये डब्बा है, इसको बोले हैं पी का एक ऑर्बिटल। ध्यान रखना इस चीज को, ये सबसेल है और ये इसके अंदर जो एक डब्बा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्बिटल बोलेंगे। ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान रखना कि जो ऑर्बिटल का शेप होता है वो कैसा होता है, एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ऐसा गोला सा दिखता होगा आपको एस। पी जो होता है वो आपका दिखता है डम्बल शेप का, और डी आपको दिखता है ऐसा ही डबल डम्बल शेप का। और ये जो एफ है वो वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप का होता है और आपके सिलेबस में नहीं आता है। बनता क्या है, वो डबल डम्बल ऐसे, मतलब इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप होते हैं। और आपको पता है कि सबका क्या होता है, अलग अलग तरीके से आता है। ये हमारे पास में क्या है, एक बेसिक है कि एस का शेप कैसा होता है, स्पेरिकल। पी का शेप कैसा होता है, डम्बल शेप का होता है। डी का शेप कैसा होता है, डबल डम्बल टाइप का होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या है क्या नहीं। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि एनर्जी कैसे होती है इनकी। तो ध्यान रखना, एनर्जी जो होती है वो एस की सबसे कम होती है। एनर्जी का जो ऑर्डर है, तो एस की सबसे कम, फिर किसकी, पी की, फिर किसकी, फिर डी की, फिर किसकी होती है, एफ की होती है। ठीक है, और जो पेनिट्रेट करने की पावर होती है, ये आपको याद रखने दोनों पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पेनिट्रेट करने की पावर होती है वो किसकी ज्यादा होती है, वो एस की सबसे ज्यादा होती है, फिर पी की, फिर डी की, फिर क्या है, एफ की। क्यों होती है ऐसा, क्योंकि एस क्या होता है, न्यूक्लियस के बिल्कुल क्या होता है, क्लोज होता है, बिल्कुल नजदीक होता है। तो इस पर बेस्ड में आपको कुछ क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस ईयर के रखे हुए, वो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस ईयर में आ रखा होगा, उसमें आ रखा है हमारे पास में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ सब सेल। आपको पता है एफ सब सेल, ध्यान रखना, कुछ बच्चे इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। एफ सब सेल में आपको पता है क्या होता है, एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल होते हैं। और आपको पता है एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, हम रख सकते हैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। आपने ऐसा शो किया होगा, ऊपर नीचे करके आपने क्या किया होगा, शो किया होगा। तो ऐसे करके हम रख सकते हैं, ऐसे करके हम रख सकते हैं। तो क्या हो गया, अगर एक में 2 तो साथ में कितने 14, तो ये आपका आंसर आ गया 14। दूसरा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन थर्ड सेल। अब देखो ये क्वेश्चन आपके पास में आ गया, ये यूकेपीएससी लेक्चरर में पहले पूछा गया है। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, और आपको पता है क्या कि थर्ड सेल में कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा गया है। ध्यान रखना भाई, क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। आप इसको हल्के में मत लेना, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है यूकेपीएससी लेक्चरर में। तो क्या होता है आपका, सिंपल सी बात है। तो मैंने बताया था एन क्या क्या कर लो, आप स्क्वायर कर लो। तो कौन सी सेल है हमारे पास में, तीसरी सेल है, उसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, आपके पास आ जाएगा 9। 9 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ रखा है कि विच सबसेल है स्फेरिकल शेप। अभी हमने बात करी थी किसकी स्फेरिकल शेप होती है, एस सबसेल की क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद n = 3 और l = 2। ये आ रखा है यूपी का जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम होगा 2021 में। इसका आंसर है आपका 10। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने कि ये कैसे 10 आएगा आपके पास। ठीक है, यहीं पे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
क्योंकि n की वैल्यू अगर हमारे पास में कितनी है, n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू है 2। ठीक है, तो आपको पता है n इक्वल टू 3, l इक्वल टू क्या है 2। अब जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, n के बाद n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये क्या है हमारे पास में, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये पहला वाला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये वाला जो है ये है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बोलता है, +L2 -L। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, L की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा, +2 +1 0 -1 -2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ध्यान रखना कि कितने बन गए हमारे पास में, 5 ऑर्बिटल, यानी कि डी के लिए एल की वैल्यू 2, तो आपको पता है वैसे भी ये डी ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये बन गया। अब आपको पता है इन्होंने एन की वैल्यू 3 लिखी हुई है और एल की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 2। तो आपका सिंपल सा आंसर है कि इसका क्या मतलब हो जाएगा, हमारा क्या बनेगा, 3D सबसेल से क्या होगा। ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक में दो आएंगे, एक में दो आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें पूरे में कितना है, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये हमारे पास में आता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास में। तो हमारे पास जो चार क्वांटम नंबर है वो क्या है, एन, एल, एम और एस। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि एन, और यहाँ पे मैं इनका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। एन का तो क्या होगा, एक नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा एन का। एन का तो एक नेचुरल नंबर होगा कि ये 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। एल की जो वैल्यू होगी वो एन पे डिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो क्या होगा, 0 टू n-1, ये आप याद रखना। एम की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी हमारी क्या, +L2 -L। और एस की जो वैल्यू होती है वो दो ही वैल्यू होती है, कोई दिक्कत नहीं होती, प्लस हाफ हो सकती है और क्या हो सकती है हमारी, माइनस हाफ हो सकती है। तो यही चारों क्वांटम नंबर बोलते हैं। और इन चारों क्वांटम नंबर से हमारे पास क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ रट्टा मार के नहीं छोड़ना आपको, क्या इनको देखना भी है, कैसे कैसे करके सॉल्व होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है, अगर किसी को कोई दिक्कत वगैरह होती है तो वो कमेंट में लिख सकता है। किसी अगर पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में जो तीसरा आपके पास जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर का। ठीक है, तो जो मैंने आज दो टॉपिक पढ़ाए हैं आपको इससे पहले, एक मैंने बोहर मॉडल पढ़ाया और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया कि आप उसको एक तरीके से क्या लगा, क्वांटम नंबर ही लगा सकते हो कि सेल क्या होता है, सब सेल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। तो उसके बारे में आप क्या कर लेना, एक बार ढंग से इसको पढ़ लेना। ठीक है, ड्यूल नेचर, आप ध्यान रखना कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर में हमारे पास में क्या आता है कि जो एक स्मॉल पार्टिकल है, कोई सा भी एक स्मॉल पार्टिकल है या कुछ भी है हमारे पास में, तो हम पहले बात करते हैं लाइट की, बात करते हैं पहले, हम लाइट की बात कर लेते हैं। तो लाइट के पास में क्या होता है, वेव मैटर भी वेव नेचर भी होता है और क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। जैसे सपोज हमारे पास में देखो कोई भी मैटर होता है, उसकी क्या, अगर वो वेव नेचर शो करता है तो क्या करेगा, इंटरफेरेंस शो करेगा, डिफ्रैक्शन शो करेगा। और पार्टिकल नेचर में क्या करता है लाइट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहले जब न्यूटन का टाइम था तो वो क्या बोलते थे कि उसका कैसा नेचर है, सिर्फ लाइट का कौन सा नेचर है, सिर्फ वेव नेचर ही है। लेकिन बाद में जब पता चला तो ड्यूल नेचर में सबसे पहले जो बात करी थी, वो बात करी थी क्या, कि इसके पास में क्या है, कि पार्टिकल नेचर भी है और क्या है, वेव नेचर भी है, दोनों। ठीक है, तो ये अब जो सबसे पहली थ्योरी आई थी वो आई थी प्लांक की क्वांटम थ्योरी। किसकी थ्योरी आई थी, पहले पहले प्लांक क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं हम लोग कि प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है। तो ध्यान रखना, जो लाइट का कैसा नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो वेव नेचर से क्या क्या शो करता है, ये इंटरफेरेंस शो करता है, और दूसरा क्या शो करता है, आपका डिफ्रेक्शन शो करता है। पार्टिकल नेचर से जो हमारा शो करता है वो क्या शो करता है कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा दे देगा आपको, और दूसरा क्या दिखा देगा आपको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन दिखा देगा, बीबीआर। ये आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि ये नहीं आता है, लेकिन सिर्फ पूछ लेता है कि पार्टिकल नेचर से क्या शो, मतलब किससे आपको बताएंगे कि क्या बोलते हैं लाइट का क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है, या वेव नेचर किससे हमें पता चल रही है वेव नेचर है। ठीक है, तो प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी थी वो क्या थी, कि जो एनर्जी या इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी तो वो डिस्क्रीट पैकेट में होगी, और जिसका नाम क्या दिया था, क्वांटा। क्वांटा का मतलब क्या है, क्वांटा को बोला गया फोटोन। अब एनर्जी जो एक फोटोन की होती है उसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू एच न्यू बराबर एच सी बाई लैम्डा। जहां एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या है,
6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। न्यू क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, और लैम्डा होता है आपका वेवलेंथ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये तो है वेवलेंथ। अब आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इतना आपको पता होना चाहिए। और सी क्या है आपकी, स्पीड ऑफ लाइट, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू होती है। और जो न्यू है आपका, ये फ्रीक्वेंसी होती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी वगैरह आपने सुनी होगी, ये फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये किसने दिया था, प्लांक की क्वांटम थ्योरी ने ये दिया था। तो प्लांक की क्वांटम थ्योरी पूछ लेता है और इस पे बेस्ड क्या हो जाते हैं क्वेश्चन भी आपके पास में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में जहां से क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो है हमारे पास में क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये किसने दिया था, आइंस्टीन और हर्ट्ज का एक एक्सपेरिमेंट था, जिसकी वजह से क्या, हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट को ही आइंस्टीन ने आगे वो किया था, और उसको रिसर्च करने के बाद में क्या किया था, ये तीन जो मैंने लिखे हुए हैं वह एक एक्सपेरिमेंट था। कि एक्सपेरिमेंट क्या था, यहाँ पे फोटो जो आपने देखी होगी सोलर प्लेट मान के चलो आप लोग, ये सोलर पैनल लगा रखा है यहाँ पे, आपने देखा होगा उनके सोलर की जो पैनल है वहाँ पे इस टाइप से है। तो इन्होंने क्या बोला था वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले क्या था कि जैसे ही इस पे क्या हो गया, हमने क्या किया, लाइट डाली। ठीक है, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट स्ट्राइक मेटल। ध्यान रखना, जैसे ही यहाँ पे क्या पड़ेगा, लाइट पड़ेगी, वैसे ही क्या निकलेगा आपका, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ऐसे इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि टाइम लैग इसमें नहीं होता है। ध्यान रखना, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसकी, लाइट पे, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, जो मैंने अभी आपको बताया इक्वल टू एच न्यू। इस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। इंटेंसिटी पे इसका फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी इंटेंसिटी कर लो आप लाइट की, लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं है, वो मैं बात करूंगा अभी आगे, तो वो निकलेगा ही नहीं। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए हैं, मतलब क्या लैंग्वेज की फॉर्म बना के दे देता है कि क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो इससे पहले जो क्लासिकल फिजिक्स चलती थी उसमें क्या बोला जाता था कि जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, पहले अगर यहाँ पे लाइट पड़ेगी, क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो वो क्या करेगा, दूसरे को देगा, फिर तीसरे को देगा, फिर चौथे को देगा, यहाँ पर क्या है, ये एनर्जी घूमती रहेगी। और उसके बाद में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ से निकलेगा बाहर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये गलत था, ये बाद में पता चला ये गलत, ऐसा होता ही नहीं है। जैसे ही सरफेस पे लाइट पड़ेगी और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है, तो एकदम यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ये किसका एक्सपेरिमेंट था, हर्ट्ज और आइंस्टीन का एक्सपेरिमेंट था। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको, पीजीटी का एग्जाम निकालना है तो आपको क्या सीधा कोर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या क्या था। ठीक है, इसमें ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का, वो जैसे ही पड़ता है, मेटल में पड़ता है, वो एकदम निकल जाता है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा होती है, किससे, इलेक्ट्रॉन की जो नॉर्मली क्या है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा होती है। क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है इमिशन के लिए, उससे अगर ज्यादा है। ठीक है, तो आपको जो फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा वो इससे आ सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फॉर्मूला है, तो वो क्या था कि आपने एनर्जी दी, सुन लेना मेरी बात, आपने एनर्जी दी। अब वो क्या हो गया, दो कामों में यूज होगी। एक तो क्या होगी, एनर्जी आपने फोटोन से ही दोगे जो ये लाइट पड़ेगी, वो क्या काम करेगा, एक तो काम करेगा आपका ये क्या, मतलब फाइव बोलते हैं उसको या बोलते हैं वर्क फंक्शन। ध्यान रखना कि मतलब एक तो वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा बाहर, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, और बाकी जो एनर्जी बचेगी वो क्या करेगा, उसको काइनेटिक एनर्जी देगी। अगर सपोज करो आप कम फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करते हो, अगर कम फ्रीक्वेंसी की आपने लाइट यूज करी, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, लेकिन उसको क्या नहीं दे पाएगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी का यूज करते हो तो क्या होगा, वो बाहर तो निकलेगा ही निकलेगा, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो ये है हमारे पास में फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में आप ये देख रहे हो आप यहाँ पे कि एच न्यू बराबर एच न्यू जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये जो एनर्जी है फोटोन की, और ये क्या है, वर्क फंक्शन है, और ये क्या है हमारे पास में, काइनेटिक एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की जो निकला है। तो ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, किसकी, लाइट की, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इस क्वेश्चन में वो काफी बार घुमाता है, पूछता है इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन एक ये आता है कि वर्क फंक्शन क्या है, भाई वर्क फंक्शन क्या है, इसको फाई या डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ज्यादातर बुक्स में आप इसे फाई से डिनोट माने, मतलब देखेंगे कि फाई से ही डिनोटेड है।
तो ये क्या है, मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, कितनी जो मिनिमम एनर्जी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और हर मेटल की अलग अलग होती है, तो इसलिए हमने देखा, ठीक है। और ये क्या होती है, करेक्टरिस्टिक होती है मेटल की, क्या होती है मेटल की, अगर आप सपोज करो किसी मेटल से निकाल रहे हो तो आयरन की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, गोल्ड की अलग होगी। तो हम ध्यान रखना, मोस्टली सीजियम जो होता है वो इजिली इलेक्ट्रॉन दे देता है, जैसे उसपे उसकी सरफेस पे लाइट पड़ती है तो हम क्या बोलेंगे कि सीजियम के जो इलेक्ट्रॉन है उसका वर्क फंक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है। जैसे टंगस्टन है, टंगस्टन नहीं देता है जल्दी, तो उसका वर्क फंक्शन क्यों ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में एक और पॉइंट आता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं। तो ध्यान रखना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन, मतलब क्या, इतनी तो होनी ही चाहिए इमिशन करने के लिए, मतलब जो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए लाइट की, जिससे कि क्या निकल सके, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये हमारे पास में ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी, अब अभी मैंने आपको बताया था, अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास में फॉर्मूला था कि एच न्यू बराबर था हमारे पास में फाइव ले लो प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को आप क्या कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस फाइव। अब जिसका फाइव जितना कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, या जिसका एच न्यू जितना ज्यादा होगा, आप दोनों तरीके से तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखना, उसके बाद में क्या है, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पे। ये और इम्पोर्टेंट है, यहाँ डेंजर पॉइंट मैंने इसलिए बना रखा है कि क्या, जो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करेगा सर जी, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। लाइट क्या है, डिम है, कैसी है, क्या चीज है, अगर लाइट बहुत तेज होगी तो क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ मैं आपको, कि सपोज करो आपके पास यहाँ पे एक प्लेट है, सोलर प्लेट है आपके पास, यहाँ पे आपने यहाँ पे लगा रखी, ध्यान रखना। अब आपने देखा होगा जब धूप आती है, मतलब जब सनलाइट होती है तब क्या होती है, हमारी बैटरी वगैरह चार्ज होती है। तो ध्यान रखना, सनलाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, सनलाइट में जो क्या होता है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, इतनी होती है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, इजेक्ट कर सके। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और क्या हो जाएगा, आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, या मतलब क्या, उसको क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन को निकाल भी सकती है और क्या भी कर सकती है, उस निकालने के बाद मतलब उसको वर्क फंक्शन भी दे देगी और उसको काइनेटिक एनर्जी भी दे देगी। अब देखो, ये तो दोनों काम कर सकती है। तो देखा होगा आपने सुबह के टाइम पे क्या होता है आपका, धीरे धीरे करके क्या होता है, जैसे दिन होता है, तो ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है कि एच न्यू तो सेम ही है, न्यू तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपने देखा होगा जब सुबह से लेके हम शाम तक जाते हैं तो एच न्यू है, फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब डे टाइम होगा, जब सन क्या होगा, बिल्कुल ऊपर होगा, तो क्या हो जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, लाइट की क्या बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बढ़ जाएगी बस। क्या है, पहले सपोज करो सुबह के टाइम पे 100 निकल रहे थे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 निकल रहे थे, तो दिन के टाइम पे क्या हो जाएंगे, सपोज करो 500 हो गए या 1000 हो गए, जितने भी हो गए। फिर शाम के टाइम पे धूप फिर डल हो गई तो फिर क्या हो गए, 100 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ में आ रही बात। तो आपने सुना भी होगा, या आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कि जब धूप क्या होती है, ज्यादा तेज होती है तो क्या होती है, बैटरी जल्दी चार्ज होती है, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास आए हैं प्रीवियस ईयर में। तो जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये देखो मैंने आपको बोला था कि जनरली पीजीटी में बहुत जगह पूछा गया है, ऑल इंडिया में कई मतलब स्टेट अपने अपने पीजीटी करवाते हैं या सेंटर भी करवाता है। तो ध्यान रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है वो क्या प्रूव करता है, मैंने अभी शुरुआत में जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो मैंने पूछा था कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस चीज को बताता है। तो ध्यान रखना, ये क्या बताता है, पार्टिकल नेचर को शो करता है। क्या क्या शो करता है, पार्टिकल नेचर को शो करता है कि क्या है उसके पास, पार्टिकल नेचर है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद। अब ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आपको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है। दूसरा क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस पीजीटी में आ रखा है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, तो अगर आप यूपी में भी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक बढ़िया है, इस पे भी डिपेंड करता है।
तीसरा हमारे पास में द इक्वेशन एच न्यू बराबर 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करती है मैंने अभी बताया था, आइंस्टीन की क्या है ये, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, इस पर बेस्ड कभी कभार वो क्वेश्चन भी दे देता है, पर क्योंकि अब क्या होता है कि टाइम क्या होता है, जनरली मैंने जितने भी पीजीटी देखे हैं उसमें क्या होता है, टाइम बाउंडेड, 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है, तो जनरली क्वेश्चन नहीं देता है, मतलब वो जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में एक क्वेश्चन ऐसा टाइप का पूछ सकता है जो मतलब मैंने बनाया है, क्योंकि अगर इनकी वैल्यू वगैरह देंगे तो आपको पता है ना, हमारे पास कैलकुलेटर वगैरह होता है ना, कुछ होता है, तो वैल्यू कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीजीटी के उठाए हैं, मेरे को कोई क्वेश्चन ऐसा मिला नहीं कि जहाँ इनकी वैल्यूज वगैरह दे रखी हो। ज्यादातर में क्या है कि एच न्यू किया तो फुल, मतलब पहले के टाइम पे जहाँ पे क्या होता था कि क्वेश्चन, अब क्या होता है ना, टाइम क्या होता है कि जैसे सपोज वो 3 आवर का टाइम दे रहे हैं, तो वो क्वेश्चन भी जैसे हमारे पास में हुआ था, तो हमारे पास में 200 क्वेश्चन आए थे, तो 1 मिनट मतलब टाइम क्या हुआ, ये 180 मिनट हो गए, और क्वेश्चन आए 200, तो आदमी को इतना टाइम मिल ही नहीं पा रहा है कि वो क्या करे, क्वेश्चन को सॉल्व करे, बस देख के आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा। तो उसमें जनरली ज्यादा बड़े क्वेश्चन वो नहीं पूछता है, लेकिन अगर आ जाता है तो आप इसको कर सकते हो सॉल्व इस फॉर्मूले की हेल्प से। या इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, मैंने इस टाइप से क्वेश्चन है कि एक फोटोन की एनर्जी क्या है, एच न्यू है, उसने क्या करा, एच न्यू, ठीक है, जो फोटोन की एनर्जी है, और वो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी, वर्क फंक्शन कितना है, फाई है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है, एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आपको अभी मैंने निकाला था काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो एच न्यू माइनस क्या हो जाएगा आपका, फाई हो जाएगा, वर्क फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट है, जहां से सब कुछ चेंज हो गया, मतलब बिल्कुल एकदम ड्रास्टिकली, जैसे आप ये समझोगे कि मतलब आप इसको हल्के में लेते होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज है। डे ब्रॉगली की हाइपोथेसिस है, मैटर वेव्स की बात करता है, ध्यान रखना। पहले हमने पढ़ा लाइट के बारे में, लाइट आपने देख रखी है, तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी, मतलब देखो परिकल्पना है कि क्या, कि जितने भी मेटेरियल पार्टिकल्स हैं इन मोशन, जैसे अब ध्यान रखना, जो बड़े वाले हैं जिनका साइज बड़ा है या मास ज्यादा है, तो उनका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह है, उनके पास में क्या होता है, वेव करेक्टर होता है। वैसे वेव करेक्टर सबके पास होता है, लेकिन जो बड़े साइज के हैं, जितना मतलब जितना ज्यादा साइज पार्टिकल का बढ़ता जाएगा, तो उनकी वेव इतनी कम होती है कि मतलब उसको अभी मतलब जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें क्या नहीं हो सकता, वो उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते या हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो इन्होंने बताया था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम आपको पता है, एच अभी मैंने बता दिया प्लांक कांस्टेंट है, ये आपको पता ही है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। लैम्डा आपको पता है वेवलेंथ, लैम्डा यहाँ पे लिखवा भी, और ध्यान रखना एम क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो भी आपका पार्टिकल है, वी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ द पार्टिकल, एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, जनरली वो इलेक्ट्रॉन ही होता है जितना हम कैलकुलेट करते हैं, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, और ध्यान रखना m इंटू वी आपने पढ़ा था फिजिक्स में, आपने पढ़ा होगा, रेखीय संवेग वगैरह पढ़ा होगा, p इक्वल टू एम वी होता है। p क्या होता है आपका, मोमेंटम है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, मोमेंटम होता है, तो इसको h अपॉन p के फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, देखो लेमडा जो प्रॉपर्टी होती है अभी हमने पढ़ा है, वो किसकी होती है, वेव की प्रॉपर्टी होती है। और m क्या होता है, m जो होता है प्रॉपर्टी वो किसकी होती है, मैटर की प्रॉपर्टी होती है। मास जो होता है किसकी प्रॉपर्टी होती है, मास की प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, एक रिलेशन बिठा दिया कि जो वेव, जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं उनके साथ अगर वो मोशन करते हैं, उनके साथ में क्या होती है, एक वेव भी होती है। जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, सपोज इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, तो उसके साथ में क्या है, एक वेव्स भी बन रही है, ऐसे करके ये क्या बन रही है, एक वेव्स भी बन रही है, इस टाइप से आपकी ये क्या, वेव वगैरह भी बन रही है, जैसे यहाँ पे इस टाइप से मैंने दिखा रखा है, इसमें शो कर रखा है, तो वेव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव रैप्ड अराउंड द न्यूक्लियस, इस टाइप से हमारा क्या बन रहा है, कि न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियस के अराउंड में क्या हो रहा है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वजह से क्या हो रही है, वेव बन रही है। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि क्या सिग्निफिकेंस इसका बनता है, कि क्या है सिग्निफिकेंस। तो ध्यान रखना, ये जो सिग्निफिकेंट है वो सिर्फ किसके लिए है, सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह है। और ये जैसे मैंने आपको बोला था, मास अगर बढ़ता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, क्या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे क्रिकेट बॉल वगैरह के लिए, तो क्या नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम आएगी। आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, इस फॉर्मूले को अगर आप डालोगे एच अपॉन एम वी में, तो आप निकाल सकते हो एच की वैल्यू, तो आपको पता है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, इस टाइप से 30, इस टाइप से। और एम की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपको पता है
कितनी होती है हमारे पास में, इसकी वैल्यू हमें पता है। एम की वैल्यू, मास आप क्या इलेक्ट्रॉन का कल मैंने बताया था 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम में बताया था। वेलोसिटी आपको दे दी जाएगी, या लाइट की स्पीड से आप कैलकुलेट कर सकते हो, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर आपको कैलकुलेट करना हो, अगर आपको दिया हो क्वेश्चन में, मैं ये सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको दिया हो क्वेश्चन में, और अगर यहाँ पे ये तो सब कुछ सेम, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब आप एक चीज देखो कि ऊपर तो सेम ही रहेगा, ऊपर तो एच प्लैंक कांस्टेंट सेम है, ठीक है। लेकिन नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास में, नीचे जो है, जो क्या होगा हमारे पास में, जो मास होगा बॉल का, वो हो सकता है 100 ग्राम हो या कुछ ऐसा हो। और क्या होगा, उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ओवरऑल ये वैल्यू जो होगी वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, नेगेटिव में आती है। क्या होती है, नेगेटिव में आती है, ठीक है। मतलब ये जो, सॉरी नेगेटिव नहीं बोलूंगा मैं, कि 10 टू द पावर क्या होता है, बहुत मतलब बहुत कम वैल्यू आती है। तो जो लैम्डा की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम आती है, जिसकी वजह से क्या नहीं होता है, उसको मेजर नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं, ये आईआईटी वगैरह में आते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। यहाँ पे हमारे पास में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि जो रिलेशन है, तो इसका जो रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ में, काइनेटिक एनर्जी बराबर लैम्डा H/2m के ई, के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, और जनरली वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। चार्ज पार्टिकल के लिए वोल्टेज कितना आएगा, लैम्डा बराबर H/2m², ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, लैम्डा की जो वैल्यू होती है यहाँ यहाँ इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं बताना चाहूंगा कि वो कितने वोल्ट में आ जाता, कितने वी की अगर आप क्या निकालना चाह रहे हो, उसका वोल्टेज निकालना चाह रहे हो, तो कितना हो जाएगा, इस सब को कैलकुलेट करके मैंने निकाला 12.27/√V, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा आपका, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। वी क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। क्यू होता है चार्ज, क्यू हो गया यहाँ पे, जो आप अगर किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन है, क्यू क्या होगा, चार्ज होता है, और वी वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में बोहर और डी ब्रोगली का क्या रिलेशनशिप की हम बात कर लेते हैं कि बोहर और डी ब्रोगली में रिलेशनशिप क्या थे। तो ध्यान रखना, इन्होंने क्या बताया था, बोहर और डी ब्रोगली का, वैसे ये जनरली पूछा नहीं जाता, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास में, कि क्या बोला, जो सरकमफेरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के बराबर होती है। तो ये 2πr बराबर एन लेमडा। एक्सप्लेन बोहर क्वांटाइजेशन, जो क्या बताया था बोहर ने, एम यू आर इक्वल टू NH/2π। तो ये किससे बना, 2πr बराबर एन लेमडा बना दिया इन्होंने, ठीक है। तो इसको, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने ऊपर बताया वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या, कि जो इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं, या किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, या किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आगे आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आगे आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, तो आपको पता है वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल लैम्डा इक्वल टू H/m, डे ब्रोगली की हाइपोथेसिस है। इफ वेलोसिटी डबल्स, लैम्डा बिकम्स, अब आप बताओ ये वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना, पहला अगर लैम्डा इक्वल टू H/mv था, ठीक है, अगर वेलोसिटी को आप डबल कर दोगे, वेलोसिटी को डबल कर दोगे, तो मैं ऐसा कर दूं, अब 2 से इंटू कर देंगे वेलोसिटी को, तो 2v आ जाएगा, इसको ऐसा कर देंगे, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, H/2mv आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वैल्यू थी ये, अब वैल्यू हो गई ये, ठीक है। तो कितना गुना बढ़ गया, आधा गुना बढ़ गया, तो कितना हो गया, हाफ, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, तो क्या हो जाएगा आपका 3 लैम्डा। ये जनरली ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये वाला जो मैंने बनाया है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से बनाया आपका, जो थोड़ा ये वाला इस वाले से बनाया गया है, जो मैंने आपको अभी बताया था, 2πr बराबर एन लेमडा, ये वाला 2πr बराबर एन लेमडा। तो एन क्या है आपके पास, अगर थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है तो क्या 3 लैम्डा हो जाएगा, सिंपल से। सरकमफेरेंस की बात से आपसे पूछता है, पर ये जनरली मैंने देखा है कि कुछ मतलब जैसे कुछ हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में शायद ये एक बार एक क्वेश्चन आया था इस पे बेस्ड। बाकी जनरली हमारे यूपीपीएससी या यूपीपीएस पीसीएस वगैरह में इसके क्वेश्चन मैंने जनरली नहीं देखे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपके लिए जो रिवीजन के लिए पॉइंट है, रिवीजन आपको क्या याद रखना है कि एक तो बोहर की जो मैंने रेडियस बताया था, ठीक है, रेडियस क्या होता है, क्या बोलते हैं, एनर्जी बताई थी, ठीक है। एक मैंने आपको क्या बताया था, वेलोसिटी बताई थी। इनसे क्वेश्चन पूछे, इनके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि सेल क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 2n² सब सेल क्या है, SPDF है। और नेक्स्ट एक क्या होता है हमारे पास में, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये फॉर्मूला बताया था।
और मैटर वेव से मैंने ये वाला इंपॉर्टेंट बताया था कि बाई चांस पूछ सकता है। ये थोड़ा सा ऐसा है कि जिसको बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, मतलब नहीं करते इसको जनरली, तो इसको आप एक बार नोट्स। तो अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल जो होगी क्लास, वो मैं आपको एक ये वाला इंपॉर्टेंट बताऊंगा, क्वांटम का मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, क्वांटम का मैकेनिकल मॉडल। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास सही लग रही होगी। अभी जो 2 लेक्चर आ चुके हैं, पहला लेक्चर कल अपलोड हुआ था और एक लेक्चर ये आज आ चुका है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट वगैरह आपको होता है, तो आप कमेंट करिए। अपनी स्टडी को जारी रखिए। जितने भी हो सकता है, जितने भी यहाँ पे आपको कहीं पे अगर कोई कंफ्यूजन लग रही है या कुछ, तो आप बेझिझक तरीके से पूछ सकते हैं। और ये जो मैं नोट्स वगैरह बना रखे हैं, आप इनको क्या करिए, कॉपी करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इससे लगेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली लगेंगे। और आपको बस इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ठीक है। तो मिलते हैं कल। थैंक यू।